मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है जोनल काउंसिल। यूनियन ये आपके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। यूनियन होम मिनिस्टर जो है उन्होंने ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग को जो है कोलकाता में अटेंड किया है। और ये जो जोनल काउंसिल्स हैं, सबसे पहली बार पंडित नेहरू जी ने 1956 में इसका आइडिया दिया था। और उसी के बाद जो है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बना, फिर उसके बाद स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब बना, तो उसके अंदर जो है जोनल काउंसिल्स को बनाया गया है। ठीक है। अब ये हाई लेवल एडवाइजरी फोरम्स हैं। अ, उस टाइम पर ये एनविजन किया गया कि कैसे हम लिंग्विस्टिक हॉस्टिलिटीज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, हेल्दी इंटरस्टेट और सेंट्रल स्टेट का इन्वायरमेंट कैसे बना सकते हैं, उसके लिए इसको बनाया जाए। ठीक है। तो बेसिकली स्टेचुटरी बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं हैं ये। ठीक है। जैसे आपकी इंटरस्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, वैसे ही ये जोनल काउंसिल्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं हैं। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको जोनल काउंसिल्स में ऐड नहीं किया गया, उनके लिए सेपरेट नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है वो बनाई गई है, जिसको आपको याद होगा कि जो है कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एड्रेस किया है गोल्डन जुबली पर। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972 के अंदर उनको बनाया गया है। ऑफ कोर्स वो भी जो है होम मिनिस्टर द्वारा ही हेडेड होती है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर उसको किसी भी जो है काउंसिल या किसी भी बॉडी को जब पार्टिसिपेट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसके चेयरपर्सन बन जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए ऑफ कोर्स कल एज हेड जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उसको हेड किया है। अब जो ये जोनल काउंसिल्स हैं, ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बनाई गई हैं। सेंटर और स्टेट्स आपस में कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं, उसके लिए इसको बनाया गया है। और कोई भी स्टेट कॉन्शियसनेस या रीजनलिज्म की अगर कोई भावनाएं आ रही हैं तो उसको कैसे रोका जा सकता है, वो फिगर आउट करने के लिए इसको बनाया गया है। इसके चेयरपर्सन वैसे यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट जो हैं वो इसके वाइस चेयरमैन होते हैं। और इसके मेंबर्स होते हैं आपके चीफ मिनिस्टर्स के अलावा दो और अदर मिनिस्टर्स, जो कि गवर्नर नॉमिनेट करता है। ठीक है। फिर एक पर्सन जो कि नीति आयोग का मेंबर है, वो भी इसका जो है जोनल काउंसिल का कोई ना कोई जो है वो एडवाइज़र बनाया जाता है। ऐसे ही यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं उनको भी टाइम टू टाइम इनवाइट किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी ज़रूरत है या नहीं है। अब इसके ये एक एडवाइजरी बॉडी है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है उन सबको एडवाइस करती है किसी भी तरह के कॉमन इंटरेस्ट के मैटर पर। कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। बेसिकली कोई भी मैटर जो स्टेट्स और सेंटर के बीच में है उस जोन में, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो ये आपका इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर चल रही है, आपको याद होगा। तो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स ने एक कोalition फॉर नेचर बनाया है। तो ये कोalition फॉर नेचर जो है, इसका मोटिव ये है कि ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को जो है इम्प्लीमेंटेशन और अडॉप्शन को की तरफ काम करें। और इन्होंने जो है कॉमन प्रायोरिटीज़ बना ली हैं। तो एनीवेज अब ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या है जिसको ये कोalition फॉर नेचर जो है इम्प्लीमेंट करवाना चाहता है। बेसिकली ये न्यू ड्राफ्ट है कि हम जो आपका एची टारगेट्स खत्म हो गए हैं ना 2020 में, तो उसके बाद ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क लाया जा रहा है कि 2030 तक अब हमें क्या करना है। तो इसको भी सेक्रेटरीट ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने बनाया है। और 2030 तक टारगेट्स इसमें दिए गए हैं। जैसे टारगेट्स ये लिखे गए हैं कि हम कैसे पेस्टिसाइड यूज़ को रिड्यूस कर सकते हैं लगभग 2/3 तक, और हम कैसे फिशरीज़ या एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ को कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। ठीक है। तो 30x30 का ये टारगेट है कि लगभग 30% प्लानट को बचाना है बाय 2030। एक बार अगर ये अप्रूव हो गया सारी कंट्रीज़ द्वारा यूनानिमसली, तब ये एक ग्लोबल डील बन जाएगी। लेकिन अगर कोई भी पर्टिकुलर इसका टारगेट जो है किसी भी कंट्री ने अगर अप्रूव नहीं किया, तो वो टारगेट जो है वो इस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं हो पाएगा। जैसे इंडिया ने इसमें कहा है कि आप जो है इसकी जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं इसके अंदर कि पेस्टिसाइड यूज़ कम करो, और फिर आप जो है सब्सिडीज़ देना बंद करो एग्रीकल्चर और जो है आपके फिशरीज़ के लिए। तो उसके लिए इंडिया ने जो है वो जो है हाँ नहीं की है। इंडिया ने कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी लेके आने की ज़रूरत है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे क्लाइमेट चेंज बनाने की ज़रूरत है। कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने तो अपनी जितनी करनी थी डेवलपमेंट वो कर ली, लेकिन अब वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लेके आ रही हैं। हिस्टोरिकल एमिशंस या हिस्टोरिकल जो उन्होंने बायोडाइवर्सिटी को लॉस पहुंचाया है, उसको वो फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं। अब हमारी बारी है तो वो हमारे को जो है वो ऐसी कंडीशंस लगा रहे हैं। ठीक है। सब्सिडीज़ और पेस्टिसाइड यूज़ पर भी इंडिया ने बोला है कि ये कितना कम करना है, ये आप इंडिविजुअल कंट्री के ऊपर छोड़ दो। आप कोई ऐसा 2/3 का जो नंबर दिया जा रहा है उसको सबके ऊपर मत लागू करो।
तो एनीवेज़ अब ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स कौन है? 38 यूएन मेंबर स्टेट्स हैं, 20 नॉन यूएन मेंबर्स एसोसिएट मेंबर्स भी हैं इसके। और ये एक रीजनल बेसिकली कमीशन बन गया है, जिसमें कैरेबियन कंट्रीज़, पैसिफिक की कंट्रीज़, अटलांटिक, इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी की कंट्रीज़ जो हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और बेसिकली इनको रियो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, तब से इनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है कि ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने रिसेंटली ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ताकि कोई भी क्राइम अगेंस्ट यूएन पीस कीपर्स हो रहा है तो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश की जा सके। तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बनेगा जिसमें कोई भी किसी भी तरह का वायलेंस अगर आप यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स के खिलाफ करते हो तो उसके ऊपर जो है होस्ट स्टेट को जो है सपोर्ट देना पड़ेगा उसके खिलाफ। और बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, इंडिया, मोरक्को और नेपाल ने मिलकर इस इनिशिएटिव को जो है वो लॉन्च किया है। और ये जो है इंडिया जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर था, तो इंडिया रादर प्रेसिडेंट था, तब इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2589 अडॉप्ट करवाया अगस्त में लास्ट ईयर। और कहा कि कैसे जो है आपकी जो भी कंट्री होस्ट कर रही है, मेंबर स्टेट है जो आपकी यूएन पीस कीपर्स की, उनको हर तरह का मेजर लेना पड़ेगा, ताकि अगर कोई भी वायलेंस हो रहा है यूनाइटेड नेशंस के पर्सनल के साथ तो उसके खिलाफ जो है उनको जस्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। ये आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा ने रिसेंटली एक सैटेलाइट लॉन्च की है, ताकि ओशंस, रिवर्स और लेक्स को अराउंड द वर्ल्ड स्टडी किया जा सके। इस सैटेलाइट का नाम स्वॉट रखा गया है, मतलब सरफेस एंड वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। ये आपके अनप्रेसिडेंटेड व्यू दे रही है लाइफ का, और इसमें एडवांस्ड माइक्रोवेव रडार टेक्नोलॉजी लगाई गई है, ताकि ये सरफेस मूवमेंट्स को जो है कलेक्ट कर सके, ओशंस की, लेक्स की, रिजर्वायर्स की और रिवर्स की। ठीक है, अब ये नासा ने CNES यूरोप की, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूके की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर इसको बनाया है। और ये हर 21 दिन में जो है पूरे प्लानट पर जो है का चक्कर लगाएगी, और ओशन सर्कुलेशन मॉडल्स को क्या एनहांस व्यू देने के लिए हमको काम करेगी। तो बेसिकली सारी रिवर्स जो भी आपकी 330 फीट से वाइड हैं, उनको जो है ये ऑब्ज़र्व करेगी। और जो है कोई भी फाइन डिफरेंसेस अगर आएंगे सरफेस एलिवेशन में तो उसको जो है वो ऑब्ज़र्व करेगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, कंसल्टेटिव कमेटीज़, पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो हैं वो अब इतनी डिसफंक्शनल हो गई हैं कि यूनियन गवर्नमेंट को जो है इनवाइट करना पड़ रहा है मेंबर्स को, कि आप जो है कंसल्टेटिव कमेटीज़ में जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, वरना वो जो है वो कोलैप्स हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आपको देखो कि क्या हाल है हमारे जो है पार्लियामेंटेरियंस के, जिनको आपने इलेक्ट किया है, कि वो कंसल्टेटिव कमेटीज़ की पिछले 2-3 साल से मीटिंग ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है, एमपीज़ को उन्होंने पूछा है कि आप क्या करना भी चाहते हो मीटिंग, या फिर आप अपनी नॉमिनेशन देना भी चाहते हो इन कमेटीज़ का पार्ट बनने के लिए। तो कई तो ऐसी कमेटीज़ हैं जिसकी मेंबरशिप भी जो है वो कम हो चुकी है, 10 से भी नीचे जा चुकी है जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। और अगर वो 10 से कम चली जाती है तो उसको कमेटी की मीटिंग भी नहीं हो सकती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को ऑब्जर्व करने के लिए जो पार्लियामेंटेरियंस को रखा गया है, नॉमिनेट किया गया है, जिन्होंने विलिंगनेस दिखाई है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो आना ही जो है वो जो है वो नहीं आ ही नहीं रहे हैं। उसकी वजह से जो है ये कंसल्टेटिव कमेटीज़ जो है वो एक तरह से डिफंक्ट होने की जो है कगार पर आ चुकी हैं। तो ये कुछ ऐसी कमेटीज़ हैं जिन्होंने एक भी मीटिंग नहीं की 2019 में। उसके बाद तो ऑफ कोर्स 2020 और 21 में तो हुई ही नहीं है मीटिंग्स। अब जो है ये कंसल्टेटिव कमेटीज़ हैं क्या? तो पहली बार इसको पंडित नेहरू ने 1954 में प्रपोज़ किया कि कोई ऐसा एक हमारा पास एक इनफॉर्मल एक जो है ग्रुपिंग होनी चाहिए, या इनफॉर्मल कमेटीज़ होनी चाहिए, जिसमें हम जो हैं उनको मिनिस्ट्रीज़ के साथ जो है अटैच कर देंगे, ताकि वो देख सके कि गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो मोस्टली इसमें अपोजिशन मेंबर्स ये सब जो हैं वो होते हैं। और जब जब जो मिनिस्ट्री जब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जब वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे कि कैसे गवर्नमेंट वर्क करती है, तो उससे जो पार्लियामेंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि उनको ऑटोमेटिकली जवाब मिल जाएगा, है ना। तो 1954 में ये एक जो है एक तरह से ये मैकेनिज़्म लेके आया गया। और ये कंसल्टेटिव कमेटीज़ जो हैं इसमें मोस्टली लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टीज़ या ग्रुप्स जो हैं वो इसमें जो हैं के साथ डिस्कशन करने के बाद जो है इस फोरम को बनाया गया। और जो है इसमें होता क्या है कि हर जनरल इलेक्शन के बाद ये जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, या जब भी लगता है कि ज़रूरत है तो इसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। मोस्टली जब भी बजट सेशन होता है तो उसके आसपास इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, कि लोग ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं देख सकें कि गवर्नमेंट वर्क कैसे कर रही है। इसकी मेंबरशिप
मेंबरशिप बिल्कुल वॉलंटरी है, इसीलिए क्या होता है, अभी रिसेंट ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है कि क्योंकि वॉलंटरी मेंबरशिप है, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, कोई भी पार्लियामेंटेरियन, तो जो है कोई ज्वाइन करना ही नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सिर्फ किसी भी एक कमेटी को ज्वाइन कर सकते हैं, ये नहीं कि वो एक ही मेंबर जो है कई कमेटीज़ को मेंबर बनाए। तो इसकी जो नॉमिनेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स करती है। और मिनिमम मैक्सिमम क्राइटेरिया क्या है, तो मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि लगभग 10 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए, तभी जो है कमेटी जो वर्क करेगी। मैक्सिमम 40 होने चाहिए। ठीक है, सो हर कमेटी को कम से कम एक मीटिंग ज़रूर करनी होती है एक सेशन में और इंटर सेशन पीरियड में, और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर ऑफ कोर्स ये जो है ये कमेटीज़ वर्क ही नहीं कर पाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, रिव्यू पिटिशन। ये भी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बिल्किस बानो की जो रिव्यू पिटिशन है उसको रिजेक्ट कर दिया है। आर्टिकल 137 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो अपने किसी भी जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, और अगर कोई पेटेंट एरर है तो उसको जो है वो लेकर जो है वो चेंज कर सकती है अपने स्टैंड को। अब 3 तरह के ग्राउंड्स दिए हैं 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में, कि कब हम जो है किसी भी रिव्यू को या किसी भी वर्डिक्ट को रिव्यू करेंगे। तो पहला तो कि अगर कोई न्यू इंपॉर्टेंट मैटर या कोई न्यू डिस्कवरी हो जाती है किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट की उस केस से रिलेटेड, या फिर कोई बहुत ही ग्रेव मिस्टेक या एरर आ जाता है सामने कि ये जब जजमेंट दी जा रही थी तो इतनी बड़ी एक ये एरर जो उस टाइम पर हुआ था, या फिर कोई भी और सफिशिएंट रीज़न दिख जाए जिससे पता लगे कि क्या ये जो है ये जजमेंट में कोई दिक्कत थी उस टाइम पर और जो उसकी वजह से ग्रॉस इनजस्टिस हुआ है। और कौन फाइल कर सकता है रिव्यू पिटिशन, कोई भी पर्सन जो अगर उस रूलिंग से एग्रीव्ड है तो वो रिव्यू पिटिशन को फाइल कर सकता है, और लगभग 30 दिन के अंदर जजमेंट के 30 के दिन के अंदर जो है उसको फाइल करना पड़ता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, रैक से कार्पो एप्रिकॉट्स, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। लद्दाख को सबसे पहली बार अपना एक जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो मिला है, रात से कार्पो एप्रिकॉट को। लगभग 30 तरह के जो है एप्रिकॉट जो है लद्दाख को उगाता है, लेकिन जो रात से कार्पो है ये यूनिक है इस रीजन में, और ये मेजर फ्रूट है लद्दाख का। लार्ज स्केल कल्टीवेशन की जाती है लेह में भी और कारगिल में भी, और ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है उसमें भी कारगिल के लिए एप्रिकॉट ये प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है, एक साइन यूज़ किया जाता है कि ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है ये इस उसी जोग्राफी में मिलता है, और इंडिया में जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही जो ये जीआई टैग्स जो है दिए जाते हैं, और ये 10 साल के लिए वैलिड होते हैं और इसको बार बार रिन्यू भी कराया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमेटी। ये आपके जो है आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 63rd सेशन ऑफ आईएचआरसी जो है वो होस्ट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव्स द्वारा। बेसिकली ऑल इंडिया फोरम है ये क्रिएटर्स का, कस्टोडियंस का, यूजर्स ऑफ रिकॉर्ड्स का, जो 1919 में बनाया गया ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस की जा सके कि कौन से जो है रिकॉर्ड्स को हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए जो है वो रखने की ज़रूरत है। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो है इसका सेक्रेटरीट है। आईएचआरसी को जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर जो है वो हेड करते हैं। इसमें एडिटोरियल कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है। एडिटोरियल कमेटी ये देखती है कि कौन से पेपर जो हैं उनको जो है रखा जाना चाहिए आर्काइवल के लिए ताकि वो हमारी हिस्ट्री के काम आ सकते हैं। फिर स्टैंडिंग कमेटी जो है वो ये ऑब्जर्व करती है कि जो भी रिकमेंडेशंस उन्होंने दिए हैं कमेटी को वो ठीक से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, पाणिनि। ये भी आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है जो कि संस्कृत स्कॉलर्स को फिफ्थ सेंचुरी बीसी से जो है तंग कर रही थी, उसको जो है ऋषि राजपोर्ट नाम के एक पीएचडी स्टूडेंट ने जो है वो रिजॉल्व कर लिया है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज को बिलोंग करते हैं। तो हम पाणिनि के बारे में भी देखते हैं जिन्होंने हमारी जो है ये संस्कृत जो है बनाई है। ये लगभग 4th सेंचुरी बीसी में जो है कहा जाता है कि उस टाइम पर जो है एग्जिस्ट करते थे जब अलेक्जेंडर ने कॉन्क्वेस्ट किया और मौर्यन एम्पायर जब फाउंड हुआ। गंधार के रहने वाले थे, लगभग ये यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला के भी ये एक तरह से एसोसिएटेड थे। अष्टध्यायी या 8 चैप्टर्स इन्होंने एक एंशिएंट टेक्स्ट जो है वो लिखा था 4th सेंचुरी बीसी में, जिसको कहा जाता है कि कैसे उसमें बताया गया कि संस्कृत को कैसे लिखा जाता है और कैसे बोला जाएगा। पाणिनि की ही जो ग्रामर है उसने संस्कृत लैंग्वेज को स्टेबलाइज किया, लगभग 4000 ग्रामेटिकल रूल्स दिए, और जितने भी उसके बाद जो संस्कृत के ऊपर कमेंट्रीज की गई, चाहे वो महाभाष्य ऑफ पतंजलि हो या कसिका वृत्ति ऑफ जयदित्य और वामना हो, वो बेसिकली पाणिनि के ऊपर ही कमेंट्रीज थी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, टैक्स प्रोसिल। ये आपके इकोनॉमी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसको टैक्स प्रोसिल भी कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि वो इंडियन कॉटन को अब जो है फॉरेन में कस्तूरी ब्रांड से जो है वो बेचना शुरू करेंगे इस सीज़न से। अब ये जो है
टेक्सप्रोसिल और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक एमओयू भी साइन किया है। तो ये कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पहली ऐसी काउंसिल है जो इंडिपेंडेंस के बाद बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1954 में। ये एक ऑटोनॉमस नॉन फॉर प्रॉफिट बॉडी है और ये कॉटन को एक्सपोर्ट को के लिए जो है डेडिकेटेडली बनाई गई है। इसको टेक्सप्रोसिल भी कहते हैं। लगभग 3000 कंपनीज इसके साथ एसोसिएटेड हैं और कॉटन यार्न्स, फैब्रिक्स, होम टेक्सटाइल्स, जो भी तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वैल्यू चेन में कॉटन के आते हैं, वो उनके मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स इसके मेंबर्स हैं। इंटरनेशनल बायर्स को ये अप्रोप्रिएट सप्लायर्स के साथ भी कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वयनाड राइस फेस्टिवल। ये आपके इकोनॉमी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो केरला बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है थनाल, इन्होंने जो है एक यूनिक कंजर्वेशन एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया है जिसमें 300 क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटीज़ ऑफ ट्रेडिशनल राइस जो है वो 1.5 एकड़ ऑफ लैंड में जो है वो वयनाड डिस्ट्रिक्ट में उगाई जा रही हैं। तो बेसिकली एम ये है कि लोगों को सेंसिटाइज किया जा सके कि कैसे ट्रेडिशनल क्रॉप्स को जो है वो कंजर्व करना चाहिए। फिर बहुत सी वैरायटीज़ इसमें जो है ड्रॉट रेजिस्टेंट और फ्लड टॉलरेंट वैरायटीज़ इसमें उगाई जा रही हैं। थनाल इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये राइस फील्ड वीक्स भी मनाता है सिंस 2012। और इसमें जैसे अगर हम जो 300 वैरायटीज़ में से एक देखें थोंडी वैरायटी, तो ये इतनी ज़्यादा जो है प्रोडक्टिव है कि ये किसी भी हाइब्रिड राइस वैरायटी के साथ जो है कम्पीट कर सकती है। कुछ ऐसी ब्लैक राइस वैरायटीज़ हैं जिनमें जिंक, आयरन और अदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम टोटल देखें तो इंडिया में 1.5 लाख वैरायटीज़ ऑफ राइस उगाए जाते हैं जिसमें से 3000 जो है वो यूनिक टू केरला हैं। ठीक है, so now let us see all these topics in English. So the first topic is zonal council. So this topic is important for your polity section. So Union Home Minister has recently attended the Eastern Zonal Council meeting in Kolkata. So the idea for zonal councils was first mooted by Prime Minister Nehru in 1956, and these zonal councils were set up under the States Reorganization Act of 1956. That's why they are statutory bodies, unlike Interstate Council, which is a constitutional body. For northeastern states, there is no zonal council. They have made a separate Northeastern Council under Northeastern Council Act of 1972, whose meeting or whose golden jubilee was also celebrated recently, rather yesterday, by the Prime Minister with the Northeastern Council members. Okay, so because the Prime Minister is has attended that particular event, he has become automatically the chairperson of that Northeastern Council. Otherwise, the Home Minister heads it. So, what is the objective of these zonal councils? Of course, to bring out national integration and to give a climate of cooperation between states and the central government. The chairperson is, of course, the Union Home Minister. The chief ministers of the states are the vice chairman of these zonal councils by rotation, and the chief ministers and two other ministers are nominated by the governor as members of this zonal councils. So one person nominated as by the Niti Aayog is also advisor of the zonal councils, and union ministers are also invited to participate in the meetings of zonal councils as and when necessary. So each zonal council is basically an advisory body, and it advises the central government and the government of each state concerned to take action on the matter which are discussed in the zonal councils. So the next topic is global biodiversity framework. This topic is important for your environment section. So recently at the 15th conference of parties or to the convention on biological diversity, small island developing states have agreed to form coalition for nature, and this coalition for nature would basically aim to implement and adopt the global biodiversity framework. What is global biodiversity framework? You know that HE targets or HE biodiversity targets have expired in 2020. So now the Secretariat of UN Convention on Biological Diversity is holding this 15th COP, and they have released this new draft which will guide our actions worldwide through 2030. And they have proposed that pesticide use must be reduced by at least 2/3, and to achieve this 30 into 30 target, we have to protect at least 30% of the planet by the year 2030. If all the 195 countries under the CBD agree to it unanimously, then GBF will be signed as a global deal. Any measure which is not agreed by any party of this CBD will be removed out of this deal. Okay, so India has rather opposed the principle that these India has rather said that we need to incorporate principle of equity and common but differentiated responsibilities. Like for example, we know that these developed countries have made development
at the cost of climate and biodiversity at their own time. So they are not accounting for the historical emissions or historical destruction of biodiversity, but they want the new targets at the cost of the economic growth of developing countries. So India has also said that we cannot give a single figure to reduce pesticide or to reduce the subsidies, agriculture or fisheries subsidies. It should be left on individual countries to decide the numerical global targets. And what are these small island developing states? So these are 38 UN member states and 20 non-UN member or associate members of United Nations, which have come together and they have common social, economic, and environmental vulnerabilities. They were first formed in Rio Summit of 1992, and they are mostly from Caribbean, Pacific, Atlantic, Indian Ocean, and South China Sea countries. So the next topic is group of friends. This topic is important for your international relations. So India has recently launched a program called Group of Friends to promote accountability for crimes against peacekeepers, UN peacekeepers, and this will provide as a platform to promote accountability for all acts of violence against the United Nations peacekeepers by facilitating support to the state. So this has been launched by Bangladesh, Egypt, France, India, Morocco, and Nepal, and basically it is enforcing the United Nations Security Council Resolution 2589, which has called upon member states who are hosting these UN peacekeepers to bring justice to the perpetrators of crimes to the perpetrators of crime which have been committed against the United Nations personnel in the host countries. The next topic is surface, water, and ocean topography. This topic is important for your science and tech section. So, NASA has recently launched a satellite to study oceans, rivers, and lakes around the world. It has been named as SWOT, that is surface, water, and ocean topography. It gives a view of almost 70% of the planet, and it uses advanced microwave radar technology to collect surface measurements of oceans, lakes, reservoirs, and rivers. It has been developed jointly by NASA, CNES of Europe, Canadian Space Agency, and United Kingdom Space Agency. It will circumambulate the entire planet once to every 21 days, and it will observe the entire length of all rivers, of course, which are wider than 330 feet, and it will also observe the fine differences in surface elevations. So the next topic is consultative committees. This topic is important for our polity section. So parliamentary committees have become so dysfunctional that union government had to invite members that they should join the ministerial consultative committees, otherwise they will be defunct. So at present, the membership of consultative committees of certain ministries have fallen below 10, which is insufficient for these committees to remain in existence. So basically, Ministry of Parliamentary Affairs has asked the MPs to furnish if they are willing to get nominated in these consultative committees or not. So many of these committees have not had a single meeting since 2019. And what are these consultative committees? This is an idea which was first proposed by Pandit Nehru in 1954. So that some kind of arrangement must be there, so that the parliamentarians will have a glimpse of into the working of government. Once they get a glimpse into the working of government, they will the number of questions that arise in the parliament will be reduced automatically. So for that, an informal mechanism was proposed in 1954. After discussions with the leader of opposition parties and groups in parliament in 1969, the decision was taken to form these informal committees, so that MPs cutting across party lines will associate themselves with these committees, and they will observe how the government functions. So after every general election, or whenever it is felt necessary, these consultative committees are formed, and they are aligned with the various ministries and departments to see the functioning of the government. They are the membership, of course, is totally voluntary. If any member of the house wants to be a member of any particular committee, they can be a member, and only the Ministry of Parliamentary Affairs uh, notifies the membership of any member. Okay, a member of parliament cannot be nominated for more than one consultative committees, of course, and there is also minimum and maximum criteria. A committee will not be constituted
if a minimum of 10 members have not given their an option to being nominated on that particular committee, the maximum limit of membership for these committees is 40 from both houses, and they have to hold at least one meeting during each session of parliament or during the intersession period. So the next topic is review petition. This topic is important again for your polity section. So Supreme Court has recently rejected a review petition filed by Bilkis Bano, and the Supreme Court is empowered by the Article 137 of the Constitution to review any of its judgments or orders, and they can review their rulings to correct any patent error and of course not minor mistakes of the of into the order. So, as per a 2013 ruling, Supreme Court has said that there are three criteria for seeking a review of the verdict. If certain new material or have been discovered which were not there at that time, and that because of lack of that material found during that period, the judgment was uh, uh, influenced. So if any mistake or error has been found at the in the face of record of the judgment, or any other sufficient reason due to which the judgment was not correctly delivered, if only after these three conditions are met, the Supreme Court accepts the review petition. And who can file this review petition? Any person who is aggrieved by a ruling can seek a review, and it must be filed within 30 days of the judgment or order. So the next topic is Rakse Karpo apricots. This topic is important for your economy section. So recently Ladakh has got its first geographical indication tag to Rakse Karpo apricot, and it is grown in more than 30 types of Ladakh grows more than 30 types of apricots, but this Rakse Karpo variety is unique to Ladakh, and it's a major fruit of Ladakh. It is cultivated both in Leh and Kargil districts. It is also being promoted as one district, one product for the Kargil region. You know that geographical indication tag is a sign which is used on products which have a specific geographical origin. These are handled in India by Geographical Indications of Goods Registration and Protection Act of 1999, and this tag is valid for a period of 10 years, which can be renewed later on also. So the next topic is Indian Historical Records Committee. This topic is important for your art and culture section. So 63rd session of IHRC will be organized today and tomorrow, and this is basically an all India forum of creators, custodians and users of records, which was set up in 1919 to advise the government of India on all issues connected with the management of records and their use in for historical research. So National Archives of India hosts as the secretariat for this IHRC, and it is headed by the Union Minister of Culture. There is one editorial committee which examines and approves the papers which are necessary for the historical research, and there is also a standing committee which reviews if any action has been taken by the committees on the recommendations made by this standing committee. So the next topic is Panini. This topic is important for your art and culture section. So there was a grammatical error which defeated Sanskrit scholars since 5th century BC. It has been solved by Rishi Raj Popat, who is an Indian PhD student at University of Cambridge. While we are discussing this, we also need to discuss who is Panini. So Panini lived in 4th century BC during the age of Alexander and Mauryan Empire. So he lived in Gandhara, and he was also associated with Takshashila University. So he wrote this Ashtadhyay, or 8 chapters, which is said to be the standard for how Sanskrit was meant to be written and spoken. So Panini's grammar stabilized the Sanskrit language, and it laid down almost 4,000 grammatical rules. And Indian grammars like Mahabhashya of Patanjali and Kasika Vritti of Jayaditya and Vamana were mostly commentaries on Panini. So the next topic is tax process. This topic is also important for your economy section. So Cotton Textiles Export Promotion Council has said that it will start branding and labeling of Indian cotton under the Kasturi brand. So what is Cotton Textiles Export Promotion Council? It's the first council which was set up after independence in 1954, and it's an autonomous not-for-profit body dedicated to promotion of exports. So about 3,000 companies who are working in the field of cotton, yarns, fabric and home textiles, basically any cotton textile product manufacturer and exporter, they are associated with it. And these Texprocil connects international buyers with appropriate suppliers.
So the next topic is Wayanad Rice Festival. This topic is important for our environment section. So Kerala-based organization Thanal has embarked on a unique conservation experiment whereby they have planted almost 300 climate-resilient varieties of traditional rice in the Wayanad district of Kerala, and the aim is to, of course, sensitize people for conserving traditional crops, which have the ability to withstand harsh climatic conditions. Thanal has also been organizing annual rice field weeks since 2012, and Thanal has also launched the Rice Diversity Block at Panavali since 2009. And among these 300 unique varieties, these are basically drought resistant and flood tolerant varieties. One among them is, of course, Thondi variety, which is popular in terms of productivity, and it could compete with any hybrid rice variety. There are certain black rice varieties also, which are rich in minerals like zinc, iron, and other nutrients. If we look at the larger picture, then India has about 1.5 lakh varieties of rice with about 3,000 varieties which are unique to Kerala. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.